ओडीपी ओजीसी जो तमाम योजनाओं की अगर बात की जाए इनका लाभ मिल रहा है, लेकिन प्राकृतिक कृषि के तौर पर जब देखा जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल जब हम देखते हैं तो ऐसे में किसानों की लागत भी कम हो रही है और उसके साथ साथ इसका जो लाभ है वो हर किसी को मिलता है। यानी किसानों की बात की जाए या फिर हम मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, बेहतर तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे ना सिर्फ किसानों का आर्थिक विकास हो, किसानों को सशक्त बनाया जाए और समृद्ध भारत का निर्माण हो। इसी प्रयास में लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग कदम उठाए गए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कोयम्बटूर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अवलोकन वो यहाँ कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया, उसके बाद अवलोकन करते हुए नजर आए। अलग अलग कृषि उत्पाद जो हैं आप देख सकते हैं, इसमें कई खाद्य उत्पाद जो कि प्राकृतिक कृषि के जरिए तैयार किए गए हैं, इनकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तमाम उत्पादों को किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, किस तरह का बाजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो किसान हैं उनको एक कदम आगे अब बढ़ाना चाहिए, ना सिर्फ विकसित भारत के में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए बल्कि आधुनिक कृषि की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं सरकार लगातार उनके साथ खड़ी है, किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हर स्तर पर उनको हम देख सकते हैं किस तरह की जो मदद है वो दी जा रही है। और जब बात की जा रही है प्राकृतिक कृषि की, इसके लिए भी कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका लगातार संचालन हो रहा है और उन्हीं योजनाओं के ज़रिए हम देख सकते हैं किसानों को किस तरह का लाभ मिला है। और आज के समय में जो किसान हैं वो प्राकृतिक कृषि को अपना भी रहे हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल अगर बात की जाए, क्योंकि प्राकृतिक कृषि हर किसी के हित में है। किसानों की बात करें, प्रकृति की बात की जाए, जलवायु की हम बात करें, मिट्टी की बात की जाए, और उसी के अनुरूप हम देख भी सकते हैं कितना लाभ इसके ज़रिए हर स्तर पर हर किसी को मिल सकता है। लेकिन तमाम जो अवसर इसमें मौजूद हैं उनको बेहतर ढंग से जानना समझना ज़रूरी। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जो कि प्राकृतिक कृषि पर आधारित है, उसके अलग अलग उत्पाद जो हैं वो यहाँ में नज़र आए और जानकारी लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं जो लोग हैं उनसे, जो किसान हैं, कि कैसे ये जो उत्पाद है ये महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो उत्पाद बना है ना सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण, बल्कि कैसे उसको हम समय रहते बाज़ार तक पहुंचा सकते हैं, उसमें क्या कुछ भूमिका होती है। कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस हमने देखा है और इसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में किसानों को जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री अक्सर इस बात को जो जिक्र है संबोधन में वो करते हैं कि किसानों के लिए आज कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। पहले अपने उत्पादों को किसी दूसरी जगह पर लाने में, शहरों तक लाने में किसानों को काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब एक कोने से दूसरे कोने तक भी, देश के किसी भी कोने में हम देख सकते हैं अलग अलग योजनाओं के ज़रिए, अलग अलग सुविधाओं के ज़रिए जो किसान हैं वो पहुंचते हैं अपने उत्पादों को लेकर। और फिलहाल दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे प्राकृतिक कृषि को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और यहाँ के करीब आपको बता दें 50,000 से अधिक किसान जो हैं वो अब यहाँ और बेहतर ढंग से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, प्राकृतिक कृषि के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और साथ ही यहाँ जो एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी जो लगाई गई है इसको भी वो देख सकेंगे, समझ सकेंगे किस तरह के उत्पाद, अलग अलग उत्पाद जो कि तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार हर स्तर पर मदद कर रही है। फिर चाहे हम प्राकृतिक कृषि की बात करें या प्रसंस्करण की बात की जाए, सरकार हर स्तर पर किसानों को लाभ उपलब्ध करा रही है और उसी के ज़रिए हम देख सकते हैं जो अलग अलग उत्पाद हैं वो बाज़ार तक पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ घरेलू बाज़ार बल्कि विदेशी बाज़ारों तक कई ऐसे उत्पाद जो कि अपनी पहुंच बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो उपभोक्ता है वो काफ़ी इस तरह के उत्पादों को पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे उत्पादों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति उनके हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो वो बेहद ज़रूरी किस तरह के जो उत्पाद हैं
उनको मिल सकें। आज के समय में जब हम बात करते हैं कैसे हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ना सिर्फ फिट रहने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, बल्कि कैसे देश को, जब हम खासतौर से बेहतर स्वास्थ्य दृष्टि की बात करते हैं, ना सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, बल्कि कृषि जो कि एक महत्वपूर्ण अंग नज़र आता है इसमें, इस पूरे इकोसिस्टम का, कैसे किस तरह का बड़ा बदलाव यहाँ पे किया जा सकता है, इसकी बानगी नज़र आती है। और आज फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में। यहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग उत्पादों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से जो उत्पाद है उसको तैयार किया जाता है, उस उत्पाद का जो चक्र है वो कितना रहेगा, कैसे वो उत्पाद बाज़ारों तक पहुंच रहा है, और क्या इस उत्पाद को अभी जो बाज़ार है वो पास का मिल रहा है, और क्या इस तरह के उत्पादों को हम दूसरे बाज़ारों तक भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जितना उत्पाद दूर जाएगा, जितने दूसरे बाज़ारों तक पहुंच उसकी हो सकेगी, किसानों को उतना ही लाभ मिलेगा। और यही प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें नज़र आता है। किसानों को किस तरीके से लाभ दिया जा सकता है, कैसे उनके उत्पाद की जो पहुंच है उसको बढ़ाया जा सकता है, और उसके साथ साथ आर्थिक विकास उन तमाम किसानों का किया जा सकता है जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जानकारी भी ली, क्योंकि आज के समय में जो किसान हैं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक उद्यमी के रूप में अपने आप को विकसित कर चुके हैं, और एक बड़ा बाजार आज किसानों के सामने हमें नज़र आता है। और ऐसी स्थिति में आवश्यक यही कि क्या कुछ नया हमारे किसान कर सकते हैं, ना सिर्फ स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए, जो स्वदेशी तकनीक की हम बात करते हैं, या पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग की बात की जाए, ये तमाम ऐसे मानक जिनका ख्याल रखा जाता है प्राकृतिक कृषि के दौरान। और फिलहाल यहाँ पर जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है इसका अवलोकन करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसानों के साथ संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जिन पौधों को उपजाया गया है उनके बारे में जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर। और अक्सर किसानों के साथ संवाद करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ नया हमारे किसान कर रहे हैं, किस तरीके से उनके उत्पाद जो हैं वो दूसरी जगहों तक पहुँच रहे हैं। फिर चाहे बागवानी की हम बात करें या औषधीय पौधों की बात की जाए, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जिस पर लगातार प्रधानमंत्री का फोकस भी रहता है। परंपरागत खासतौर से जो फसलें हैं उन फसलों के अलावा, और वही सारी जानकारी फिलहाल लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन दक्षिण भारत में इसका आयोजन हो रहा है, और यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी एक लगाई गई है इसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे पीएम किसान योजना के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है उसकी 21वीं किश्त भी वो जारी करेंगे। किसानों के सीधे खाते में ये राशि पहुंचेगी, जिसके ज़रिए जो किसानों को एक आर्थिक मदद मिलती है, एक बड़ी सहायता किसानों की होती है। लेकिन प्राकृतिक कृषि किस तरीके से अलग अलग उत्पाद इसके ज़रिए हम तैयार कर सकते हैं, इसकी जानकारी लेते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो पौधे हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। कैसे आज के समय में जो किसान हैं वो प्राकृतिक कृषि के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, उसके ज़रिए भी एक बड़े बाज़ार तक अपनी पहुंच को बड़ा कर सकते हैं। और ऐसे में सरकार की जो प्राथमिकता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद उनको मिल सकती है। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों के विकास के लिए, हर स्तर पर उनको मदद दी जा रही है। लेकिन तमाम वो किसान जो कि आज के समय में हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं, उसमें और क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, उन सभी की जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, और इससे पहले हमने देखा था जब प्रधानमंत्री कोयम्बटूर पहुंचे थे किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अलग अलग तरह के जो पौधे हैं जिन्हें प्राकृतिक कृषि के ज़रिए उगाया गया है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ख़ास तौर से बागवानी फसलों की बात की जाए, औषधीय फसलों की हम बात करें, कई इस तरह के पौधे जिनका हम देख सकते हैं काफ़ी महत्व, फिर चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए या एक बड़े बाजार के रूप में हम देखते हैं, तमाम लाभ हर एक किसान को यहाँ मिल रहा है। और कैसे इस लाभ को बढ़ाया जा सकता है, सरकार की क्या कुछ उसमें भूमिका हो सकती है, एक किसान अपना किस तरह का योगदान दे सकता है, उन सभी के बारे में फिलहाल जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयम्बटूर की ये तस्वीरें, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे, किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ और उसके बाद ये सीधी जो प्रदर्शनी प्राकृतिक कृषि के उत्पादों पर आधारित अलग अलग उत्पादों को यहाँ दर्शाया गया है, कैसे प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए, न जाने कितने ही ऐसे राज्य जहां पर प्राकृतिक कृषि को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं क्योंकि प्राकृतिक कृषि है तो पशुपालन को स्वतः बढ़ावा मिलता है। और खासतौर से हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज, इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, अलग अलग उत्पाद उन्होंने देखे, साथ ही किसानों के साथ संवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। बिल्कुल मुकुल, प्राकृतिक खेती को लेकर जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं उन किसानों से संवाद कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि शुरू से लेकर अभी तक जितने किसानों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं वो उनसे पूरी जानकारी सिर्फ प्राकृतिक खेती की ही नहीं बल्कि उनके बाजार को लेकर भी उनसे जानकारी ले रहे हैं। और उन्होंने इस बात को भी किसानों से पूछा कि आप जो प्राकृतिक रूप से इस तरीके से खेती कर रहे हैं, बाजार में इसका किस तरीके से आप लोग मार्केटिंग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और किस तरीके से जो ग्राहक है आपके उत्पादों को खरीदने में रुचि रखता है। उसके बाद जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि लगातार लोग जो हैं प्राकृतिक उत्पादों को खरीदने के प्रति काफी जागरूक हो रहे हैं और लगातार इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हमने यहाँ पर देखा जो प्रदर्शनी के अंदर है मुकुल, सब्जियों से लेकर गेहूं, दालें, जितनी भी पैडी क्रॉप्स हैं वो सभी प्राकृतिक रूप से अब उगाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते हुए किसानों से ये भी जानने चाह रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर ज्यादातर हम जानते हैं कि जो नारियल के किसान हैं वो काफी तादाद में है। ऐसे नारियल के जो उत्पाद हैं वो भी अब प्राकृतिक तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, प्राकृतिक तरीके से ही उनका उत्पादन होता है। तो निश्चित तौर पर अब सिर्फ देश की जरूरतों को बल्कि दुनिया भर के कई देशों में जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनका निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में भविष्य के लिए जो प्राकृतिक खेती के जो अवसर हैं, जो रास्ते हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों से भी पूछ रहे हैं। और ना सिर्फ इस तरीके से प्राकृतिक खेती को किसान कर रहे हैं बल्कि इसमें क्या कुछ और किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, प्रधानमंत्री इस बारे में भी किसानों से पूछ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो किस तरीके से उनको बनाए रखते हैं बिना फर्टिलाइजर के, किस तरीके से मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, ये सभी जो विचार हैं इन पर जो है बातचीत किसानों से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यही है कि प्राकृतिक खेती को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य रहा है उसमें अब अच्छे सफलता जो है कृषि के क्षेत्र में किसान हासिल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो एक सपना देखा था प्राकृतिक खेती का, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर देखा गया था कि देश के अंदर आज
जिस तरीके से फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग हो रहा है, ऐसे में उसको ना सिर्फ कम करना है बल्कि फर्टिलाइजर मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि पोषण को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों के स्वास्थ्य पर फर्टिलाइजर के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो भी भविष्य में नहीं पड़ेंगे और एक स्वस्थ समाज की हम परिकल्पना को लेकर जो आगे चल रहे हैं विकसित भारत में, वो सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि मुकुल दुनिया भर के कई देशों से जो है अब इस तरीके के जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनकी जो डिमांड है वो लगातार भारत की ओर से बढ़ती जा रही है। और भारत के उत्पाद जो हैं आज हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी एक बड़ी पहचान बना रहे हैं मुकुल। जी बिल्कुल, वैश्विक बाजार में एक बड़ी पहचान के रूप में। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए अनुज, प्रधानमंत्री का फोकस भी इस बात पर रहा है कि जो किसान हैं अब उनके लिए कोई भी दायरा सीमित ना रहे, उनको किस तरीके से अनेक अवसर हम देख सकते हैं, कैसे उनके दायरे को बढ़ाया जा सकता है और क्या कुछ नया नवाचार पर भी एक फोकस जो है वो दिखता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जितनी भी चीजें आज बातें संभव हो पाई हैं उत्पादन को बढ़ाने को लेकर, प्राकृतिक खेती की बात करें, जैविक खेती की बात करें, ये तभी संभव हो पाया है मुकुल जब नवाचार को कृषि के अंदर बढ़ावा मिला। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि तकनीक को कृषि से जोड़ने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सपना देखा था, आज वो जो परिकल्पना की थी आज वो सबके सामने है। आज हम जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जिला स्तर पर जानकारी मिलती है कि किस तरीके से उनको खाद्य देना है, पानी देना है, कितना पानी देना है, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सोइल हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं। और इसके अलावा आपने पहले भी मुकुल इस बात को देखा होगा कि खेती के लिए ज्यादा पानी भी बहुत बड़ी समस्या रहती है और कम पानी भी समस्या रहती है। तो एक हम कहें कि पानी का सामंजस्य बैठाना की मात्रा को देखना, ये सभी संभव हो पाता है तकनीक के माध्यम से, ये सभी संभव हो पाता है कृषि वैज्ञानिकों की मदद से। और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कृषि वैज्ञानिक अब बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर सिर्फ अनुसंधान नहीं कर रहे हैं बल्कि वो किसानों के खेतों में जाकर जो है वो किसानों की समस्याओं को जान रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर फिर वो अनुसंधान करते हैं। हम जानते हैं कि नए नए जो बीज हैं उन बीजों को जो है अब लाया जा रहा है, ऐसे बीजों को लाया जा रहा है जो सस्टेनेबल हो, जिसमें उत्पादन ज्यादा हो, जिनमें बीमारियां कम हो। इस तरह के बीजों को पिछले कई वर्षों के अंदर ऐसी किस्मों को जारी किया गया है। और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात करें, आईसीआर की बात करें, दिल्ली के अंदर पूसा की बात करें, जो राज्यों के अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करें, वो काफी तेजी से जो है किसानों के साथ आगे इन बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत जो है न सिर्फ खेती में बल्कि प्राकृतिक खेती में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आज जो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर की धरती पर आज जो हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए भविष्य में क्या दिशा और दशा जो बनेगी प्राकृतिक खेती को लेकर वो तय होगा। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी के बाद जो है वो एक बड़ी जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जिसमें किसान भी हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक परिकल्पना कृषि और किसानों को लेकर की थी वो अब फलीभूत होती हुई धरती पर दिखाई दे रही है मुकुल। जी बिल्कुल, और अब उसी वजह से जो धरा है कुछ अलग नज़र आती है। इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, बागवानी फसलों की बात की जाए, तमाम जो दूसरी फसलें हैं अनुज, उनके बारे में जानकारी ली। और साथ ही जो किसान हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही उनको जानकारी देते हुए भी। देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानी की, कृषि की और किसानों की बातें तो कई दशकों तक पहले होती रही आजादी के बाद से लेकर, लेकिन किसानों से सीधा संवाद, किसानों से सीधी बात, किसानों से सीधी उनकी समस्याओं को जानना, उनका हल करना, ये जो केंद्र सरकार की नीति और नीयत रही है, ये निश्चित तौर पर किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। और जब
कोई भी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करता है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि किसानों के लिए और कृषि के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योजनाएं दिल्ली में बनाते हैं, दिल्ली से जो चलती हैं, आज वो देश के अलग अलग राज्यों गांवों तक वो पहुंचती है। यही एक सबसे बड़ी बात है कि कोई भी किसान हो, किसी राज्य का किसान हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, देश की सत्ता के साथ, देश की सरकारों के साथ वो कनेक्ट करता है। और इसी बात को लेकर एक प्रसन्नता जो है देश के किसानों के अंदर अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है कि आज उनके राज्य के अंदर, उनके शहर के अंदर, उनके गांव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे सीधा संवाद करेंगे। और ये कार्यक्रम लगातार हम जानते हैं कि हर राज्य के अंदर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन वो जनता से, किसानों से, युवाओं से संवाद करना नहीं भूलते, उसको लगातार बनाए रखते हैं। तो निश्चित तौर पर हर राज्य के अंदर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तो ये इंतजार सभी को रहता है। और आज निश्चित तौर पर तमिलनाडु की जनता का, किसानों का जो आज एक इंतजार था वो खत्म हुआ, न सिर्फ संवाद का बल्कि कृषि के क्षेत्र में, प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में आगे और इतनी तेजी से कैसे बढ़ा जाए। निश्चित तौर पर आज हम कह सकते हैं कि उस संवाद की शुरुआत दक्षिण भारत की धरती से हुई है, दक्षिण भारत के किसानों के साथ। जी बिल्कुल, न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि अब से कुछ देर में जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे वो भी हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन कितना महत्वपूर्ण अनुज कि हमने देखा कृषि क्षेत्र में जो एक बड़ा बदलाव हम देखते हैं, फिर चाहे हम बात करते हैं रिसर्च को लेकर, इनोवेशन को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ ट्रेनिंग स्किल्स की अगर बात की जाए, जिस तरीके से केवीके हैं या अलग अलग संस्थान जिनको लगातार ये प्रधानमंत्री का एक प्रयास रहा कि कैसे हमें किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए। और जो प्राकृतिक कृषि की हम बात कर रहे हैं उसके भी हमने देखा जो प्रशिक्षण है वो दिए गए, और उस तरह का ही एक मॉडल फिलहाल यहाँ प्रदर्शनी में भी हमें देखने को मिल रहा है। एक सबसे बड़ी बात तो मुकुल है कि कृषि के लिए केंद्र सरकार की नीति और नीयत कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है कि देश की कृषि का जो भविष्य है। आप वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को संभाला था, जब देश का कृषि बजट सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, और आज मैं अगर 2023 की बात करूं तो देश का जो सिर्फ कृषि बजट है वो 1,27,000 करोड़ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा किसानों को दिया गया है, कृषि के लिए दिया गया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि आज देश का जो कृषि उत्पादन है वो कई गुना बढ़ा है। पूरे राज्य की बात हम नहीं कर रहे किसी राज्य की, बल्कि पूरे देश की बात कर रहे हैं। और खाद्यान्न के भंडार आज देश के अंदर भरे पड़े हैं। ना सिर्फ देश की जरूरतों को जो है भारत पूरा कर रहा है खाद्यान्न के क्षेत्र में, बल्कि दुनिया की जरूरतों को पूरा करता हुआ नजर आ सकते हैं कि हमारे देश का गेहूं और चावल का निर्यात लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। सब्जियों का, बागवानी के क्षेत्र में हम बात करें, सब्जियों की बात करें, वो आज यहाँ की, चाहे हम सब्जियों की बात, फलों की करें, उनका निर्यात लगातार बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जब इस तस्वीरें सामने तो देश किसान, इसकी खुशहाली कृषि क्षेत्र में वो सामने नजर आती है। निश्चित तौर पर तकनीक को कृषि से जोड़ने का जो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था कि द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, उन्हीं कारणों की वजह से आज देश का उत्पादन भी बढ़ा है, देश के अंदर किसानों की आमदनी भी बढ़ी है और देश के अंदर किसानों की खुशहाली भी बढ़ी है। जी बिल्कुल, और उसी की बानगी लगातार इन तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भारत का जो किसान है वो खुशहाल हुआ है। साथ ही कुछ नया करने की जो एक ज़िद है, जब नवाचार की हम बात कर रहे हैं या खासतौर से प्राकृतिक कृषि किस तरह का इसका जो लाभ है वो हो सकता है, वो लगातार इस प्रदर्शनी में हमें देखने को मिल रहा है, जिसका अवलोकन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम किसानों के साथ संवाद भी यहाँ पर वो कर रहे हैं, और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण अनुज ये तस्वीरें भी, क्योंकि प्राकृतिक कृषि को लेकर किसानों में जो एक अवधारणा है, कई ऐसे किसान जो कि इसके लिए जागरूक हैं, जबकि कुछ किसानों को जो मत है उनका मानना है कि ये काफ़ी मुश्किल है या कैसे संभव होगा। लेकिन इस तरह के जो आयोजन हैं उनके ज़रिए तमाम किसान जो हैं देश भर के, वो शायद देख सकेंगे कि कैसे वाकई प्राकृतिक कृषि जो है वो संभव है, और इसको कोई और नहीं बल्कि हमारे अन्नदाता जो किसान हैं वही संभव बना रहे हैं। फिलहाल
தமிழ்நாடு இயற்கை உழவர் மற்றும் ஆர்வலர் கூட்டுக்குழு வழங்கும் தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாடு 2025 பங்கேற்க வருகை தந்திருக்கும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த மாநாடு தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் சங்கத்தின் 2025வது மாநாடு மற்றும் PM கிசான் சம்மான் நிதியிலிருந்து 18,000 கோடிக்கும் மேலான நிதியை வழங்க நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். செல்லும் இடமெல்லாம் தமிழையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் பறைசாற்றி வருபவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர். அவர்கள் சொன்ன திருக்குறள் இன்றும் நம் காதில் ரீங்காரம் விட்டு கொண்டிருக்கின்றது. माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान को गर्व से अन्नदाता कहते हैं. கடுமையாக உழைக்கும் நம் உழவர்களை அன்னதாதா என்று அழைப்பதோடு அவர்களை ஊர்ஜதாதா மற்றும் ஊர்வரக்தாதாவாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை தன்னுடைய முழுமுதல் குறிக்கோளாக கொண்டவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள். பாரத பிரதமர் அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே ஔவையார் அவர்களை மேற்கோள் காட்டி, நீர் உயர வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான் என்பதை சுட்டிக்காட்டியது மட்டுமல்லாமல் prosperity of farmers will lead to a prosperous nation என்பதை நமக்கு வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் பாரத பிரதமர் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்கிறோம். தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் மாநாடு சார்பாக வேளாண் பெருமக்கள் இப்பொழுது நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து கௌரவிப்பார்கள். தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்கள் சம்மேளனின் கூட்டு அமைப்பின் சார்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு ஒரு மாட்டு வண்டியினை நினைவு பரிசாக வழங்கி இருக்கிறார்கள். On behalf of the Natural Organic Farmers Summit, the farmers are now presenting a bullock cart to our Honorable Prime Minister. We now request the members of the audience to raise for national anthem followed by Tamil Thai வாழ்த்து. முதலாவதாக நாட்டுப்பண், அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கிரிலொழுகும், சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது, திக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடன திருநாடும், தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே, அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற, எத்திசையும் புறமணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே, தமிழனங்கே முன் சீரிலமை திரவியந்து செயமறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே.
eminent personalities from the Natural Organic Farming Association will now honor our Prime Minister with their farm produce. Srimati Suganti will now present a portrait of Honorable PM's beloved mother. The speciality of this portrait is that the frame is made of the fiber from banana plantain. Sri Ajitan will present a gift hamper comprising of the seeds and the produce of banana plantain. Sri K. Subramaniam will present a shawl which is made with the theme of this conference. Sri S. Yoganathan will present the collected seeds from a hamper with the seeds of organic farming. Sollor Ulavan Sri K. Sellamuthu will now present a book titled Air Ezhubadu, written by Kavi Chakravarti Kamban in the 10th century. Air Ezhubadu, which means 70 thoughts of flow. He presents this on behalf of the Kongu Mandala Vivasayigal. Thank you, sir. I now request Dr. K. Ramasamy, தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாடு 2025 தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் அவர்கள் இப்பொழுது வரவேற்புரை வழங்குவார்கள். சான்றோர் நிறைந்த அவையை வணங்கி கொங்கு தமிழுக்கு சொந்தமான இந்த மண்ணில் சுவையான சிறுவாணி நீருக்கு சொந்தமான இந்த மண்ணில் வந்தாரை வரவேற்று வாழ வைக்கக்கூடிய இந்த கோவை தரணியில் நாங்கள் சென்று கோவைக்கு வந்து இந்த மாநாட்டை துவக்கி வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பொழுது வாருங்கள் என்று தமிழிலே அழைத்து எங்கள் ஐவரையும் கட்டி அணைத்து நாங்கள் எடுத்துச் சென்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் கவனமாக பார்த்து அவ்வளவு நுட்பமாக ஒவ்வொருவரிடமும் பேசி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், எங்கு சென்றாலும் தமிழை எடுத்துக்கொண்டு சென்று அங்கே மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கின்ற ஒரு பிரதமரை பார்க்கக்கூடிய இந்த கோவை மண்ணில் இங்கே வந்து இறங்கிய உடனேயே அழைத்தீர்கள், வந்துவிட்டேன் என்று தமிழிலே சொன்னார்கள். அவரை உங்கள் சார்பாகவும் கோவை மக்கள் சார்பாகவும் தென் மாநிலங்கள் சார்பாகவும் இருகரம் கூப்பி வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் தெரிந்ததுதான், புதிதாக நான் எதையும் சொல்லப் போவதில்லை. ஏனென்றால் விவசாயம் கலாச்சாரத்தோடு வந்தது. விவசாயம் என்று மாநில பட்டியலிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. கல்வி கூட மாநிலத்தில் தான் இருக்கிறது. நாம் என்னதான் முன்னேறி வந்தாலும் கூட விவசாயத்தை விட்டு வெளியே வந்துவிட்டால் கூட இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சிரமங்களையும் அவர்களுடைய வருத்தத்தையும் எங்காவது ஒரு நாளில் நம்முடைய நாட்டின் பாரத மண்ணின் புதல்வன் முன் கொட்டுவதற்கு நாம் கடப்பாடு உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். அதையெல்லாம் பகிர்வதற்கு அருமை நண்பர் இருக்கின்றார். அந்த நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள நான் தயாராக இல்லை. இருந்தாலும் கூட பிரதமருக்கு 3 கோரிக்கைகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சார்பாகவும் விவசாயிகள் சார்பாகவும் அரசியல்வாதிகள் சார்பாகவும் வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இதுகாரும் நாம் விதை, நாற்று,
அறுவடை என்றுதான் இருந்திருக்கின்றோம். விதையை ஒதுக்கிவிட்டு நாற்றுக்கு நாம் நாட்டம் சென்றோமேயானால் 15 to 20 நாட்களை சேமிக்க முடியும். அந்த சேமிக்கும் போது ஒவ்வொரு நாட்டையும் நாம் நிச்சயமாக இன்சூர் செய்து விவசாயினுடைய வாழ்வை நிச்சயமாக பெருக்க முடியும். தயவு செய்து பிரதமர் அவர்கள் முன்வந்து இதை செயல்படுத்துகின்ற பொழுது விவசாயிகளாகிய நாமும் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கக்கூடிய சிலரும் விவசாயத்தை சார்ந்து செயல்படக்கூடிய 52% வேளாண் தொழிலாளர்களும் 14 கோடி மக்கள் தான் விவசாயம் செய்கிறார்கள். அதிலே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் 9 கோடி மக்களுக்கு நீங்கள் கிசான் சம்மன் கொடுத்து உதவுகின்றீர்கள். அந்த நிலையில் இந்த கோவை நிகழ்வோடு பிரதமர் அவர்கள் 21வது முறையாக விவசாயிகளுக்கு சேர வேண்டியதையும் இந்த மண்ணிலே அறிவிக்கின்றார்கள். அதற்காகவும் நாங்கள் கடமைப்பட்டிருந்தோம். ரெஸ்பெக்டட் பிரைம் மினிஸ்டர், it is our bounden duty to thank you for accepting our request, for executing whatever you promised, and our farming forum expects more. In this approach, there are 2 agricultural graduates who left agricultural practice and advisory role. One is Nammalwar from Tamil Nadu, another is from Palekar from Maharashtra. These 2 people shouldered the responsibility of introducing organic agriculture and life introduction into the rejuvenation of the soil. These 2 are possible because of the abundant work what they have done for us. We sincerely pray to the Prime Minister, a nationwide recognition has to be given to these people. At the same time, sir, you are spending so much time to do it for the farmers. You have so far introduced 27 programs, and this natural farming is also another program. But this approach is totally different. Here, you have formed the department, officials, and first importance what you have given is training to the farmers, then registration of the farmers, then certification of the farmers. This is the first time this country is doing this one so that the farmers can always get the benefit. Thank you very much, sir. நன்றி டாக்டர் கே ராமசாமி அவர்களே. விவசாயிகளினுடைய பயிற்சி எப்படி இந்த பிரதம மந்திரியின் திட்டத்தினாலே நடைபெறுகிறது என்பதை வலியுறுத்தி கூறியதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக திரு PR பாண்டியன் அவர்கள், தலைவர், தமிழக அனைத்து உழவர் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு, இப்பொழுது தன்னுடைய நோக்க உரையை ஆற்றுவார்கள். தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாடு, அந்த மாநாட்டை ஒட்டி ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இயற்கை வேளாண்மை வெளிப்படுத்துகிற அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டது. ஆகவே இது மாநாடு என்கிற பெயரில் துவங்கப்பட்ட மாநாட்டை பாரத பிரதமர் அவர்கள் நேற்று காலையில் 21வது PM கிசான் திட்டத்தையும் இந்த மேடையில் உழவர்கள் மத்தியில் துவக்கி வைப்பது என்று முடிவெடுத்து ஒரு முப்பெரும் மாநாடாக இந்த மாநாடை அலங்கரித்ததோடு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்தமாக தென்னிந்திய விவசாயிகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கையையும் துணிவையும் உருவாக்குகிற வகையில் எங்களை போன்ற சாதாரண விவசாயிகள் அழைத்த போது வருகிறேன் என்று சொல்லி பல்வேறு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இந்த தமிழகத்திற்கு வருகிறதென்று இந்த உழவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டியிருக்கிற, உலகமே வியந்து பார்க்கிற நமது பாரத பிரதமர் அவர்களை வருக வருக உங்களை வணங்கி மகிழ்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருக்கிற மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் தொடர்ந்து விவசாயிகளோடு ஒரு நட்பை பாராட்டி
இந்த நிகழ்விலும் அவர் பங்கேற்று சிறப்பித்திருப்பதை நாங்கள் நன்றியோடு நினைவு கூர்ந்து வணங்கி மகிழ்கிறேன். இந்த நிகழ்வில் இந்த மண்ணின் மைந்தன் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து இன்றைக்கு மத்திய அமைச்சராக 2வது முறையும் தொடர்கிற பிரதமருக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய இளைஞனாக தொடர்கிற எனது அருமை சகோதரர் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே, நமது மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவருமான மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, எனக்கு முன்னதாக உங்களின் சார்பில் பிரதமரிடம் கோரிக்கைகளை முன்மொழிந்து எங்களை வழிநடத்துகிற ஆசானாக இருந்து இந்த மாநாட்டை வெற்றிகரமான மாநாடாக நடத்தி முடித்ததற்கு உதவி புரிந்திருக்கிற முன்னாள் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர் மரியாதைக்குரிய முனைவர் கே ராமசாமி அவர்களே, அல்லும் பகலும் 8 மாத காலமாக இந்த மாநாட்டை மிக சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்கிற பல்வேறு இடையூறுகளை எல்லாம் தகர்த்தெறிந்து வெற்றிகரமாக மாநாட்டை நடத்தி முடிப்பதற்கு அயராது பாடுபட்டிருக்கிற நமது ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் வாழை கருப்பையா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கிற உழவர் பெருமக்களே, உங்கள் பாதந்தொட்டு வணங்கி நான் உங்களுக்கு வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த மாநாடு நம்மாழ்வார் அவர்களுடைய கொள்கையை, அவருடைய கனவை நினைவாக்குகிற விதமாக நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை தமிழக விவசாயிகளுக்கு இருக்கிறது. காரணம், தமிழ்நாட்டில் காவிரி பிரச்சனை 50 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்தது. இடையிலே நடுவர் மன்றம் அமைக்கப்பட்டது. இறுதி தீர்ப்பு உச்சநீதிமன்றம் நடுவர் மன்றத்தை தீர்ப்பை உறுதி செய்தது. அதனை அரசிதழில் வெளியிட்டு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு தமிழகத்துடைய உரிமை சட்டப்பூர்வமாக மீட்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது பிரதமர் மோடிஜி அவர்களை சாரும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியோடு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அது மட்டுமல்ல, ஜல்லிக்கட்டு என்பது தமிழ்நாட்டின் கலாச்சார பண்பாடுகளில் ஒன்று. அது ஒரு வீர விளையாட்டு. இளைஞர்கள் மட்டுமல்ல, கால்நடையும் விழிப்புணர்வை உருவாக்குகிற அந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை உச்ச நீதிமன்றம் நிரந்தர தடை விதித்தது. ஆனால் தமிழக இளைஞர்கள் விவசாயிகளுடைய உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு ஒரு அவசர சட்ட முன்வடிவு கொண்டு வந்து அந்த சட்டத்தின் மூலமாக உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையே முடிவுக்கு கொண்டு வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு தமிழகத்திற்கு சிறப்பு அனுமதியை பெற்று தந்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே, இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன். இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்கள் நாங்கள் நன்றியோடு இந்த நேரத்தில் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பிரச்சனைகள் ஏராளம், எங்களுக்கு அரசியல் கிடையாது. நன்றியோடு நினைவு கூறுவது எங்களது பெருந்தன்மை. அது மட்டுமல்ல, காவிரி டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் அதை அறிவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தென்னிந்திய பசுமா தீர்ப்பாயத்தில் 2015 வழக்கு தொடர்ந்து 2016 பிரதமர் அவர்கள் நீதிமன்றத்திலேயே கொள்கை முடிவெடுத்து காவிரி டெல்டாவில் பேரழிவு திட்டங்களை அனுமதிக்காது எனது மத்திய அரசு விரைவில் காவிரி டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலமாக அறிவிக்கப்படும் என்று அறிவித்தார். அது மட்டுமல்ல, 2019 டெல்லி மாநகரம் சென்று காவிரி டெல்டாவை மீட்டெடுக்க வேண்டும், பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் போராடிய போது எங்கள் தமிழகத்தின் மூத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரை அழைத்து உங்கள் தமிழக விவசாயிகளை நம்பிக்கையோடு போக சொல்லுங்க, காவிரி டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்படும் என்கிற நம்பிக்கையோடு செல்லுங்கள் என்று சொல்லி 2020 தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பதற்கு ஒப்புதலை தந்த மாபெரும் தலைவராக இன்றைக்கு பிரதமர் வந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறோம். நம்மாழ்வார் அவர்கள் இயற்கை விவசாயத்தையும் இன்றைக்கு மண்ணையும் பாதுகாப்பதற்கு பாரம்பரிய வேளாண் முறைகளையும் அறிமுகப்படுத்தி செயல்பட்டவர். அவர் மறைந்து விட்டார். ஆனால் அவருடைய கொள்கைகள் இன்றைக்கு உலகம் முழுமையிலும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. தேசம் தழுவிய அளவில் அதற்கான ஒரு கொள்கை திட்டம் வகுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அவருடைய நம்மாழ்வாருடைய கொள்கை மண் மலட்டுத்தன்மையாகிவிட்டது. மண்ணில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் நஞ்சாகிவிட்டது. உணவை உண்டாலே பல்வேறு நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளாகக்கூடிய கடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நெருக்கடியிலிருந்து தீர்வு காண வேண்டும் என்பதற்காக நம்மாழ்வார் வகுத்துக் கொடுத்த கொள்கையை நமது பாரத பிரதமர் அவர்களிடம் நம்பிக்கையோடு சமர்ப்பிக்க இருக்கிறோம். அந்த கொள்கைகளை பாரத பிரதமர் அவர்கள் மத்திய அரசு கொள்கை வடிவம் எடுத்து இந்த மண்ணையும் மக்களையும் விவசாயிகளையும் பாதுகாப்பதற்கு நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.
இந்த கோவை மண்டலம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய அடிவாரத்தில் இருக்கிறது. இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கேரளாவில் துவங்கி அது பல மாநிலங்கள் வழியாக செல்லுகிறது. ஆனால் இந்த காலநிலை மாற்றத்திற்கு அடிப்படையாக இருப்பது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைவளம் தான். எனவே இந்த மலைவளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். மலையில் வாழக்கூடிய விலங்கினங்கள் விளைநிலங்களை நோக்கி மனிதர்களையே கொள்ளுகிறது, விவசாயிகளையும் கொள்ளுகிறது, உழவர் பெருமக்களுடைய உழைப்பையும் சுரண்ட பார்க்கிறது. எனவே விலங்குகள் தேவை, வனங்கள் தேவை, விவசாயிகளையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமது பாரத பிரதமருக்கு இருக்கிறது என்பதை அவர் பாதம் தொட்டு வணங்கி நான் கடமையாக முன்வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைவளத்தை பாதுகாத்து விவசாயிகளையும் உழவர்களையும் பாதுகாத்து அந்த விலங்கினங்கள் மனிதர்களை அழிப்பதில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கு ஒருங்கிணைந்த சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். இந்த நேரத்தில் நான் அவசியமாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். காரணம், தமிழ்நாட்டின் நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டம் 2023 என்கிற பேரில் நிலங்களை மட்டுமல்ல, நிலங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற ஏரிகள், குளங்கள், குட்டைகள், நீர்வழி பாதைகளையும் அபகரிப்பதற்கென்றே சட்டம் கொண்டு வந்து வகைப்பாடை மாற்றி இன்றைக்கு சதுப்பு நிலங்கள் எல்லாம் கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பேராபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஒருங்கிணைந்த சட்டம் வேண்டும். தொழில் புரட்சியில் விவசாயிகள் மாறுபட்டவர்கள் அல்ல, தொழிலும் வளர வேண்டும், வேளாண்மையும் வளர வேண்டும், உணவு உற்பத்தியும் பாதித்துவிடக் கூடாது என்கிற அக்கறையோடு இந்த கோரிக்கைகளை நான் முன்வைக்கிறேன். இந்த மகான் நம்மாழ்வார் அவர்களுடைய நினைவை போற்றுகிற வகையில் உங்கள் ஆட்சி காலத்தில் அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கி நீங்கள் கௌரவப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். நமது மரியாதைக்குரிய பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இதற்கான தீர்மானத்தை ஏற்கனவே முன்மொழிந்திருக்கிறது. அதனை நீங்கள் ஏற்று எங்களுடைய இந்த மாநாட்டின் தீர்மானமாக பாரத ரத்னா விருது கொடுப்பதன் மூலம் இயற்கை விவசாயமும் பாரம்பரிய வேளாண் முறையும் உலகெங்கும் பரவ செய்யும். காரணம், பிரதமர் கொரோனா தொற்றில் அவர்களே பகிரங்கமாக அறிவித்தார்கள், உலகமே உணவு உற்பத்தியில் பின்னடைந்து விட்டது, ஆனால் இந்தியாவில் பொருளாதார உலகம் வீழ்ந்து விட்டது. இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுத்தவர்கள் இந்திய உழவர்கள், சிறு குறு விவசாயிகள் என்று பகிரங்கப்படுத்தியவர் நமது பிரதமர். அது மட்டுமல்ல, கொரோனாவில் உலகமே உணவுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ட போது இந்திய விவசாயிகளும் தமிழக விவசாயிகளும் உற்பத்தி செய்த உணவை பல நாடுகளுக்கு வழங்குகிற வாய்ப்பை இந்திய உழவர்கள் கொடுத்தார்கள் என்று நம்மளை பாராட்டியவர் நமது பிரதமர். நான் இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன், இந்த விவசாயிகளை பாதுகாப்பதற்கு பயிர் காப்பீடு திட்டத்தை விவசாயிகள் பயனளிக்கிற வரையில் செயல்படுத்த வேண்டும். இப்பொழுது நீங்கள் கிசான் திட்டத்தையும் துவக்கி வைக்க இருக்கிறீர்கள். தமிழ்நாட்டில் 60% நிலங்கள் குத்தகை விவசாயிகள், அவர்களுக்கும் கிடைக்கிற பயன் வருகிற வகையில் இந்த PM கிசான் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். We now request Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Minister of State for Parliamentary Affairs, to deliver his speech. தென்னிந்திய இயற்கை விவசாயிகளுடைய மாநாட்டிற்கு, அதேபோல விவசாய சன்மான நிதியாக 21வது தவணையை வழங்க வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர் ஐயா RN ரவி அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் நயினார் அவர்களே, விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர்கள் ஐயா ராமசாமி அவர்களே, வாழை கருப்பசாமி அவர்கள், அண்ணன் பாண்டியன் அவர்களே, அண்ணன் பார்த்தசாரதி உள்ளிட்ட விவசாய சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் பீகார்ல மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்றுவிட்டு, ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வெற்றியை பெற்றுவிட்டு இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல வந்திருக்கிறார்கள். அவருக்கு தமிழகத்தின் சார்பில் நாம் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை கொடுப்போம். சகோதரர்களே, நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் விவசாயிகளுடைய நலனுக்காக ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில் 11 கோடி விவசாயிகள், தமிழ்நாட்டில் 22 லட்சம் விவசாயிகள், நம்மளுடைய கோயம்புத்தூர்ல 46,000 விவசாயிகளுக்கு வருடத்திற்கு 6,000 ரூபாய் நேரடியாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் விவசாயிகளுடைய நண்பனாக, விவசாயிகளுடைய தோழனாக,
விவசாயிகளுடைய உற்ற நண்பனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியில உங்கள் சார்பாகவும் தமிழகத்தின் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் மாண்புமிகு பிரதமருக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றியையும் வணக்கையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Mahakavi Bharati says, உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம், வீணில் உண்டு கழித்திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம். Dear Prime Minister, we would like to quote the Tirukkural you have referred in your speech, தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. True to this Kural, माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान कल्याण के लिए हमारा पीएम के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना 2019 में बनाया गया है. As a part of this PM Kisan Samman Nidhi, a landmark initiative ensuring direct income support to millions of farmers' families, and the money is credited annually directly to the farmer's account to a tune of rupees 6,000. இந்த திட்டத்தின் மூலமாக இதுவரை 20 தவணைகளாக நம்முடைய விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு 3,90,000 கோடி நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. Launched in 2019, in the last 20 installments, PM Kisan has released more than 3,90,000 crore rupees. We now request our Honorable Prime Minister to release the 21st installment, through which more than 18,000 crore will be released to about 9,000 crore farmers. Our Honorable Prime Minister will now release the 21st installment on the click of a button. We have another video being... To becoming the architect of India's destiny. The farmers of India are stepping into a new era, powered by renewed strength, dignity and confidence. Across the country, from seed to soil, from fields to marketplace, farmers' empowerment is taking a new shape. Inspired by the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is relentlessly working to build a holistic, future-ready agricultural ecosystem, where every farmer is not just a food producer, but a true nation builder in New India. बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। Adding to this growth story, more than 55,000 farmers have been certified for natural farming across India, and more than 70,000 Krishi Sakhis are promoting natural farming practices. Farmers have been empowered through record KCC support worth 16 lakh crore rupees and robust fertilizer subsidies of rupees 14 lakh crore rupees. A major rise in the agriculture budget from 22,000 crores in 2014 to 1.27 lakh crores, an increase of about 500%. Each of these achievements reveal India's resolution to uplift its farmers and turning its vision into reality. Carrying forward this resolution, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has launched 2 historic initiatives, namely the Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana
and the Dalhan Atmanirbharta mission, aimed at transforming agriculture, thus fulfilling the vision of a self-reliant nation. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi has emerged as a landmark initiative bringing hope, stability and dignity to millions of farming families. Under this scheme, farmers receive 6,000 rupees annually in 3 equal installments, which is transferred directly into their bank accounts. So far, more than 3,91,000 crore rupees have been transferred to eligible farmers across the country. ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ PM ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. PM ಕಿಸಾನ್ திட்டம் கொடுத்தது விவசாயிகளுக்கு வந்து ரொம்பவும் உதவிகரமா இருக்குது. அந்த உதவிகரமா இருக்குது நான் அனுபவபூர்வமா சொல்லும்போது நான் வந்து விதை நெல் வாங்கும்போதும் இல்ல இடுபொருள் வாங்கும்போதும் கரெக்டான நேரத்துக்கு அந்த PM ಕಿಸಾನ್ திட்டம் வந்து துட்டு வந்து கிடைக்குது. Recently, severe floods devastated Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and Uttarakhand. Honorable Prime Minister visited the flood-affected areas and assessed the situation. With the compassionate and decisive leadership of Honorable Prime Minister, this calamity has been handled with courage to mitigate the losses and support the people in these states. For more than 35 lakh farmers in these 4 states, more than 710 crore rupees was transferred at the time of need as the 21st installment of PM Kisan. जिन्ने भी पैसे मैनू प्रधानमंत्री निधि योजना दे आए ने वो सारे मैं खेतीबाड़ी दे लई ही वरतों कीते आ. Today, as the nation moves forward, the Honorable Prime Minister has transferred more than 18,000 crore rupees directly into the bank accounts of above 9 crore farmers as the 21st installment of PM Kisan Samman Nidhi. Progressive farmers empowered India. Thank you, sir. Thank you for releasing the 21st installment of Kisan Samman Nidhi. Now, our Honorable Prime Minister will felicitate eminent personalities from the organic farming field. I now request Shri Ketanur V. Palnisamy avargal. Thiru Ketanur V. Palnisamy avargal is being recognized for his exemplary contribution towards seed enterprise development through training and capacity building. Our Prime Minister is now honoring Ketanur V. Palnisamy avargal. அடுத்ததாக நேச்சுரோபத் திரு சித்தர் அவர்கள். திரு சித்தர் is being felicitated for his advocacy of organic culture through radio and television programs. Naturopath Siddhar is being felicitated for his TV and radio programs. Thiruji Tangavel avargal. Thiruji Tangavel avargal is recognized for training youth and young farmers in his own field. Thiruji Tangavel avargal, he trains young farmers in his own field. Thiru Amiyaraj, Thiru Amiyaraj is recognized for his contribution in banana diseases management. Thiru Mohan avargal, he has been felicitated for his entrepreneurship and agricultural innovation in the domain of organic and natural farming. Thiru Praveen Kumar avargal. Thiru Praveen Kumar is felicitated
for the developmental contribution of agricultural technology and agri-based innovations. Thiru Linesh avargal. Thiru Linesh is recognized for his contribution on the sustainable rice cultivation. Linesh is recognized for his sustainable rice cultivation. Thank you, sir. It's always nice to hear our Prime Minister quote Tirukkural or the poetries from the Tamil literature. For a change, may I introduce you by referring to a Tirukkural, sir? Surandrum erpinnadu ulagam adanal urandum urave thalai, which means दुनिया कई तरह की काम करती है, ये सबके कृषि के पीछे है, इसलिए चाहे कितना ही कष्ट हो, खेती है सबसे महत्वपूर्ण है, says Tiruvallur. We also remember how you once quoted Neerindri Amayadu Ulahu, and to emphasize that, Nammalwar, the organic farmer, organic scientist whom we call as Velana Vinyani, he quotes that Nuni Veetukku, Nadu Maatukku, Adi Katukku, to create a sustainable soil, to empower the soil. Sir, we are all now eager to listen to you, sir. வணக்கம். मंच पर विराजमान तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी एल. मुरुगन जी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर के. रामासामी जी, अलग अलग कृषि संगठनों से आए गणमान्य सभी महानुभाव, अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, और देश भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहां से उनको भी वणक्कम कहता हूं, नमस्कार कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपकी भी और देश भर में जमा हुए मेरे किसान भाई बहनों की भी क्षमा मांगता हूं। मुझे आने में करीब करीब 1 घंटा देरी हो गई, क्योंकि मैं आज पुट्टपर्ती में सत्य साईं बाबा के कार्यक्रम में था, लेकिन वहां कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल गया तो मुझे आने में विलंब हुआ। आप सबको जो असुविधा हुई, देश भर में मैं देख रहा हूं काफी लोग बैठे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। மேடையில் வீற்றிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களே, மத்திய அமைச்சரவையின் என்னுடைய சகாவான எல். முருகன் அவர்களே, தமிழ்நாட்டின் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் முனைவர் கே. ராமசாமி அவர்களே, பல்வேறு விவசாய அமைப்புகளை சார்ந்த மதிப்பிற்குரிய மக்களே, வந்திருக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளே, சகோதர சகோதரிகளே, வணக்கம். வணக்கம் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, இங்கு டிஜிட்டல் வழியாக பல்வேறு விவசாயிகள், நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் இதை கண்டுகொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் என்னுடைய நல்வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் உரையை துவங்குவதற்கு முன்பாக உங்கள் அனைவரிடமும் சரி, நாட்டு மக்களிடமும் சரி, குறிப்பாக விவசாயிகளிடம் நான் என்னுடைய மன்னிப்பை கோர விரும்புகின்றேன். தவிர்க்க இயலாத ஒரு நிலையாக புட்டபர்த்தியிலே எனக்கு சற்று கால தாமதம் ஆகியபடியால் இங்கே உங்களை தாமசிக்க வேண்டி வந்திருக்கிறது. அதற்காகவும் உங்கள் மன்னிப்பினை நான் கோருகின்றேன். मैं जब
पांडियन जी का भाषण सुन रहा था, मुझे लग रहा था अच्छा होता किसी ने मुझे बचपन में तमिल सिखाई होती तो मैं आज उस स्पीच का इतना आनंद ले सकता था, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन जो कुछ मैं समझ पा रहा था, वो जल्लीकुट्टे की बात कर रहे थे, वे कोविड के समय जो कठिनाइयां हुई उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैंने रवि जी को कहा है कि मुझे पांडियन जी के भाषण को हिंदी या अंग्रेजी में तैयार करके भेजे, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। लेकिन मैं उनकी भावना को पूरी तरह आत्मसात कर रहा था, मैं अनुभव कर रहा था और मेरे लिए बहुत अच्छा पल था ये। நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்கள் முன்பாக பகிர விரும்புகின்றேன். பாண்டியன் அவர்கள் மிக அருமையாக உரையாற்றினார்கள். 10வது கைத்தட்டல். மேலும் அவருடைய உரையை தமிழிலே இருந்ததால் என்னால் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சிறுவயதில் நான் தமிழையும் கற்றிருக்கலாமே என்று அடிக்கடி நினைப்பதுண்டு. இன்று பாண்டியன் அவர்களுடைய உணர்வு மயமான இந்த உரை அந்த முழுமையாக அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் அந்த உணர்வு என்னை தொட்டது. மாண்புமிகு ஆளுநர் ரவி ஐயா அவர்களிடம் நான் விண்ணப்பித்திருக்கிறேன். பாண்டியன் அவர்கள் ஐயாவுடைய உரையை அதனை ஹிந்தி மொழியிலே அல்லது ஆங்கிலத்திலே மொழியாக்கம் செய்து எனக்கு தெரிவித்துக் கொடுக்குமாறு அவரிடம் விண்ணப்பித்திருக்கிறேன். जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है. நான் இங்கே மேடையிலே வந்தபோது பல விவசாய வேளாண் குடிமக்கள் தங்களுடைய மேல் துண்டை அவர்கள் சுழற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள். பீகாருடைய காற்று இங்கேயும் வீசுகிறதோ என்று என் மனம் அவாவியது. मेरे किसान भाई बहनों, कोयम्बटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुदमलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं. कोयम्बटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है. ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है. கோயமுத்தூரின் இந்த புனிதமான மண்ணிலே மருதமலையில் குடிகொண்டிருக்கும் ஐயன் முருகனை நான் முதன்மையாக தலை வணங்குகின்றேன். கோயம்புத்தூர் என்பது கலாச்சாரம், கனிவு, கவின் படைப்பு திறன் ஆகியவற்றை தனக்கு சொந்தமாக்கிக் கொண்ட பூமி. இந்த நகரமானது தென் பாரதத்தின் தொழில் முனைவு ஆற்றலின் சக்தி பீடம். यहां का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और अब तो कोयम्बटूर एक और मायने में विशेष बन गया है. यहां के भूतपूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं. இங்கே இருக்கும் ஜவுளித்துறை தேசத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பு அளிக்கக்கூடியது. மேலும் இப்போது கோயம்புத்தூர் மேலும் ஒரு காரணத்தால் சிறப்பு பெறுகிறது. இங்கே நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இப்போது துணை குடியரசுத் தலைவராக நம் அனைவருக்கும் வழிகாட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார். साथियों, नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है.
मैं तमिलनाडु के सभी किसान साथियों को साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट के इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैं प्रदर्शनी देखने गया था। मुझे बहुत किसानों से बातचीत करने का सौभाग्य मिला और कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पीएचडी करके खेती कर रहा है, कोई नासा में चंद्रयान का काम करते करते छोड़ करके खेती कर रहा है और खुद खेती करता है। इतना ही नहीं, अनेक किसानों को वो तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को ट्रेन कर रहे हैं। मुझे आज सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा, अगर मैं आज इस कार्यक्रम में न आया होता तो मैंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया होता और आज मैंने यहां आकर के बहुत कुछ सीखा है। मैं अब मन से तमिलनाडु के किसानों की जो हिम्मत है, परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी जो ताकत है, उसको 100 सलाम करता हूं। நண்பர்களே, இயற்கை விவசாயம் என்பது விசேஷமான ஒன்று. இது என் இதயத்துக்கு மிகவும் நெருக்கமானது. நான் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து வேளாண் குடிமக்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் தென்னிந்திய இயற்கை விவசாய மாநாட்டின் பொருட்டு என் மனம் கனிந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இங்கே மேடைக்கு வருவதற்கு முன்பாக நான் அங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பல்வேறு அரங்குகளை சென்று பார்த்தேன். ஒருவர் இயந்திர பொறியியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற பிறகு விவசாயத்திற்கு வந்திருக்கிறார். ஒருவர் இஸ்ரோவை விட்டுவிட்டு அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு இங்கே வேளாண் தொழிலை புரிய வந்திருக்கின்றார். இவர்களுடைய இந்த பணி கருத்தூக்கம் அளிக்க வல்லது. இவர்கள் மட்டும் கருத்தூக்கம் தங்களுக்கு அளித்துக் கொள்ளவில்லை, இவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கின்றார்கள், அவர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து வேளாண் தொழிலை முன்னெடுத்து செல்லுகின்றார்கள், புதிய புதிய உத்திகளையும் வழிமுறைகளையும் கைக்கொண்டு. ஒருவேளை நான் இங்கே வாராது போயிருந்தால் நான் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் போயிருப்பேன், என்னுடைய கற்றல் குறைந்து போயிருக்கும். இந்த வேளையிலே நான் தமிழ்நாட்டின் வேளாண் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த பாராட்டுக்களை உங்களுடைய துணிச்சலுக்காக காணிக்கையாக்குகின்றேன். यहां किसान भाई बहन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंडस्ट्री से जुड़े साथी, स्टार्टअप और इनोवेटर्स सब एक साथ जुटे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. இங்கே வேளாண் சகோதர சகோதரிகளும் விவசாய அறிவியலாளர்களும் தொழில் துறையோடு இணைந்த நண்பர்களும் ஸ்டார்ட் அப்புகளும் புதுமைகள் கண்டுபிடிப்பாளர்களும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கின்றார்கள். நான் உங்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். साथियों, आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं. भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है. हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है. देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं. इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है. நண்பர்களே, வரவிருக்கின்ற ஆண்டுகளிலே பாரதத்தின் வேளாண் துறையில் பல பெரிய மாறுதல்கள் ஏற்படவிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். பாரதம் இயற்கை விவசாயத்தின் உலகளாவிய மையப்புள்ளியாக ஆகும் பாதையிலே பயணிக்க தொடங்கி இருக்கின்றது. நம்முடைய உயிரி பன்முகத்தன்மை
ஒரு புதிய வடிவத்தை எடுத்து வருகின்றது. தேசத்தின் இளைஞர்களும் கூட இப்போது விவசாயத்தை நவீனமானதாகவும் அளவிடக்கூடிய சந்தர்ப்பமாகவும் காணத் தொடங்கி இருக்கின்றார்கள். முக்கியமாக இதனால் ஊரக பகுதி பொருளாதாரம் மேம்படும் என்பதை அறுதியிட்டு என்னால் சொல்ல முடியும். मेरे किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है. हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है. खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है. நண்பர்களே, கடந்த 11 ஆண்டுகளிலே தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த வேளாண் துறையிலும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நம்முடைய வேளாண் ஏற்றுமதி கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகி இருக்கிறது. விவசாயத்தை நவீனப்படுத்த அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு உதவி புரிய தேவையான அனைத்து வழிகளையும் திறந்து விட்டிருக்கின்றது. किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है. ये 10 लाख करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है. 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं. बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है. விவசாயிகள் கடன் அட்டை மூலமாக மட்டுமே இந்த ஆண்டு விவசாயிகளுக்கு 10,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான உதவிகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கால்நடை பராமரிப்பாளர்களுக்கும் மீன் வளர்ப்பாளர்களுக்கும் இந்த விவசாய கடன் அட்டை வசதி கிடைத்த பிறகு அவர்களும் கூட இதனால் நிறைவான பலன்களை பெற்று வருகின்றார்கள். உயிரி உரங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்கப்பட்டதாலும் விவசாயிகளுக்கு அதிக ஆதாயங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. साथियों, अभी कुछ ही देर पहले इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है. देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं. यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं. நண்பர்களே, இப்போது சற்று நேரம் முன்பாக இந்த மேடையிலிருந்து தேசத்தின் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் கௌரவ கொடையின் அடுத்த தவணை கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது. தேசத்தின் அனைத்து மூலைகளில் இருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் 18,000 கோடி ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே தமிழ்நாட்டிலும் கூட பல லட்சம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளிலும் பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் கௌரவ கொடை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. साथियों, अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है. ये राशि किसानों के खेती से जुड़े अनेक कामों को पूरा करने का माध्यम बनी है. मैं इस योजना के लाभार्थी करोड़ों किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. நண்பர்களே, இதுவரை இந்த திட்டத்திற்கு உட்பட்டு தேசத்தின் சிறு விவசாயிகளுக்கு 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் தொகை நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்குகளிலே செலுத்தப்பட்டாகிவிட்டது. இந்த தொகை விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய பல்வேறு பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் சாதனமாக விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கிறது. இந்த திட்டத்தால் பயனடைந்த கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நான் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். वहां पीछे 2 बालिकाएं प्ले कार्ड लेकर कब से खड़ी है, हाथ उनके थक जाएंगे.
मैं सिक्योरिटी के लोगों से कहूंगा कि वो लेकर के, शायद मेरे लिए लेके आई है, वो लेकर के मुझे दे दीजिए और आपका जो कुछ भी मैसेज होगा मैं उसको बड़ी गंभीरता से लूंगा। அங்கே கூட்டத்திலே ஒரு சிறுவன் கையிலே ஒரு பதாகையை ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றான். அந்த குழந்தையிடமிருந்து பாதுகாப்பு அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் அந்த பதாகையை வாங்கி கொண்டு வாருங்கள். கண்ணா, அதுல என்ன எழுதி இருக்கோ அதை நான் சீரியஸா எடுத்துக்கிறேன், அத கருத்துல கொள்றேன் அப்படிங்கறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். उसको जरा कलेक्ट करके मेरे पास पहुंचा दीजिए. அதை யாராவது கொஞ்சம் சேகரிச்சுட்டு இங்க கொண்டு வாங்க. साथियों, थैंक यू बेटा, आप कब से हाथ ऊपर करके खड़े थे. साथियों, கண்ணா ரொம்ப நேரமா கைய அதை தூக்கிட்டே நின்னுட்டு இருந்த, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உனக்கு. साथियों, नेचुरल फार्मिंग का विस्तार आज 21वीं सदी की कृषि की मांग है. बीते कुछ सालों में मांग बढ़ने के कारण खेतों में एग्रीकल्चर से जुड़े कई सेक्टर्स में केमिकल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. நண்பர்களே, இயற்கை வேளாண்மையின் விரிவாக்கம் என்பது இன்று 21ஆம் நூற்றாண்டு வேளாண்மையின் தேவை. கடந்த சில ஆண்டுகளிலே தேவையின் அதிகரிப்பு காரணத்தாலே வயல்களிலே விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய பல துறைகளிலே ரசாயனங்களின் பயன்பாடு விரைவாக அதிகரித்து வருகின்றது. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ज्यादा इस्तेमाल के कारण सॉइल फर्टिलिटी गिर रही है, सॉइल मॉइस्चर पर असर पड़ रहा है और इन सबके साथ फार्मिंग की कॉस्ट पर हर साल वो बढ़ती ही जा रही है. इसका सॉल्यूशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग से ही संभव है. ரசாயன உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆகியவை அதிக அளவிலான பயன்படுத்தல் காரணமாக நிலத்தின் வளம் வீழ்ச்சியடைகிறது, மண்ணின் ஈரத்தன்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும் இவை அனைத்தோடு விவசாயத்தின் செலவினமும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. இதற்கான தீர்வு என்னவென்று சொன்னால், பயிர்களின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் இயற்கை வேளாண்மை மட்டுமே. साथियों, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी और क्रॉप में न्यूट्रिशनल रिवाइवल के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग के रास्ते पर बढ़ना ही होगा. ये हमारा विजन भी है और हमारी जरूरत भी है. तभी जाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित रख पाएंगे. நண்பர்களே, நம்முடைய மண்ணின் வளத்தை பொருட்டும் பயிர்களின் ஊட்டச்சத்தின் மீள் உயிர்ப்பின் பொருட்டும் நாம் இயற்கை வேளாண்மை பாதையிலே முன்னேறியே ஆக வேண்டும். இதுவே நம்முடைய தொலைநோக்கு, இது நம்முடைய அத்தியாவசிய தேவையும் கூட. அப்போதுதான் நாம் நமது வரவிருக்கும் தலைமுறையினருக்கு நமது உயிரி பன்முகத்தன்மையை பாதுகாத்து அளிக்க முடியும். नेचुरल खेती हमें क्लाइमेट चेंज, मौसम में हो रहे बदलाव का सामना करने में मदद करती है. ये हमारी मिट्टी की सेहत को स्वस्थ रख सकती है और इससे लोगों को नुकसान करने वाले केमिकल से भी बचाया जा सकता है. आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है. இயற்கை வேளாண்மையானது சூழல் மாற்றம், பருவநிலையில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள நமக்கு பேருதவியாக இருக்கின்றது. இது நமது மண்ணின் நலத்தையும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றது. மேலும் இதனால் மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வேதிப் பொருட்களிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள முடிகின்றது. இன்றைய இந்த மாநாடு இந்த திசையினிலே மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளிக்க இருக்கின்றது. साथियों, हमारी सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है. एक वर्ष पहले केंद्र सरकार ने
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की थी। इससे लाखों किसान जुड़ चुके हैं। நண்பர்களே, நமது அரசாங்கம் பாரதத்தின் விவசாய பெருமக்கள் இயற்கை வேளாண்மையை மேற்கொள்ள நிறைய ஊக்கமளித்து வருகின்றது. ஓராண்டுக்கு முன்பாக மத்திய அரசு இயற்கை விவசாய தேசிய நோக்கினை தொடங்கி வைத்தது. இதன் காரணமாக லட்சோப லட்சம் விவசாயிகளால் ஒன்றிணைய முடிந்தது. इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट खास तौर पर पूरे दक्षिण भारत पर में दिख रहा है। यहां आज तमिलनाडु में ही करीब 35,000 हेक्टेयर लैंड पर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग हो रही है। இது ஏற்படுத்திய ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை குறிப்பாக மொத்த தென் பாரதத்திலும் நன்கு காண முடிகிறது. இங்கே தமிழ்நாட்டிலும் கூட சுமார் 35,000 ஹெக்டேர் அளவு நிலத்தில் இயற்கை வேளாண்மை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. साथियों, नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। यह हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। நண்பர்களே, இயற்கை வேளாண்மை பாரதத்தின் சொந்தமான சுதேசி கருத்து. இதை நாம் எங்கிருந்தும் யாரிடமிருந்தும் பெறவில்லை, இறக்குமதி செய்யவில்லை. அதாவது இது நமது பாரம்பரியத்தில் பிறந்தது, நம்முடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு உவப்பானது, உகந்தது. मुझे खुशी है कि दक्षिण भारत के किसान प्राकृतिक खेती की परंपराओं जैसे पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन आदि को निरंतर अपनाए हुए हैं। ये परंपराएं मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रखती हैं, फसलों को केमिकल मुक्त रखती हैं और इनपुट कॉस्ट बहुत कम कर देती है। தென்னிந்தியாவின் விவசாயிகள் இயற்கை வழி வேளாண்மையின் பாரம்பரியங்களான பஞ்சகவ்யம், ஜீவாமிர்தம், பீஜாமிர்தம், ஆச்சாதன் போன்றவற்றை நிரந்தரமாக உள்வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. साथियों, नेचुरल फार्मिंग के साथ हम अगर श्री अन्न मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं तो ये भी धरती मां की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। நண்பர்களே, இயற்கை வேளாண்மையோடு கூடவே நாம் ஸ்ரீ அன்னம், அதாவது சிறுதானியங்கள் பயிர் செய்வதையும் இணைக்க வேண்டும். இவை நம்முடைய இந்த பூமித்தாயின் பாதுகாப்பிற்கு சிறப்பான பங்களிப்பினை அளிக்கின்றது. तमिलनाडु में तो भगवान मुरुगन को शहद और श्री अन्न से बने तेनम तिनई मावुम उसका भोग लगाया जाता है। तमिल रीजन्स में कंबू और सामई, केरला कर्नाटका में रागी, तेलुगु भाषी राज्यों में सज्जा और जोन्ना, ये पीढ़ियों से हमारे खान पान का हिस्सा रहे हैं। நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே முருகப்பெருமானுக்கு தேனும் தினை மாவையும் நிவேதன பொருட்களாக நாம் படைக்கின்றோம். தமிழ்நாட்டிலே கம்பும் சாமையும், கேரளத்திலே ராகி, தெலுங்கு பேசும் பகுதிகளிலே சஜ்ஜா மற்றும் ஜொன்னா ஆகியவை பல தலைமுறைகளாக நம்முடைய உணவு பழக்கத்தோடு ஒன்று கலந்தவை. हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारा ये सुपर फूड दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे और वैश्विक बाजार में इनकी पहुंच बढ़ाने में नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग को भी, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं समझता हूं इस समिट में इससे जुड़े प्रयासों पर भी
अवश्य चर्चा होनी चाहिए। நம்முடைய அரசின் முயற்சி என்னவென்றால் நமது இந்த சூப்பர் உணவானது உலகெங்கிலும் இருக்கும் சந்தைகள் வரை சென்று சேர வேண்டும் என்பதுதான். மேலும் உலகளாவிய சந்தைகளிலும் இவற்றின் வீச்சினை அதிகரிக்க இயற்கை வேளாண்மை, ரசாயனங்கள் இல்லா வேளாண்மை ஆகியவற்றுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்கின்றது. ஆகையினால்தான் இந்த மாநாட்டிலே இதோடு தொடர்புடைய முயற்சிகள் தொடர்பாகவும் கண்டிப்பாக விவாதங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன், கருதுகிறேன். साथियों, मेरा एक आग्रह मोनोकल्चर के बजाय मल्टी कल्चर कृषि का भी रहा है। हमें इसकी प्रेरणा दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों से मिलती है। நண்பர்களே, ஒற்றை பயிருக்கு பதிலாக பல்வகை பயிர் வேளாண்மை இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆழமான விருப்பம். இதற்கான கருத்தூக்கம், உத்வேகம் தென் பாரதத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது. अगर हम केरला या कर्नाटका के हिली एरियाज में जाए तो हम मल्टी स्टोरी एग्रीकल्चर के उदाहरण दिखते हैं। एक ही खेती में नारियल, सुपारी और फ्रूट प्लांट्स होते हैं। इनके नीचे मसालों और काली मिर्च की खेती होती है। यानी छोटे से हिस्से में ही इतनी सारी चीजों को पूरी व्यवस्था बनाकर उगाया जा सकता है। यही नेचुरल फार्मिंग का भी मूल दर्शन है। நாம் கேரளம் அல்லது கர்நாடகத்தின் மலைப்பாங்கான பகுதிகளுக்கு சென்றோமேயானால் அங்கே பல்லடுக்கு வேளாண்மையை நம்மால் காண முடியும். ஒரே வயலிலே தென்னை, பாக்கு, பழமரங்கள் ஆகியவை இருக்கும். இவற்றுக்கு இடையே கீழே ஊடுபயிராக மசாலா பொருட்கள், மிளகு போன்றவை பயிர் செய்யப்படுகின்றன. அதாவது ஒரு சின்ன பகுதியிலேயே கூட இத்தனை பயிர்களுக்கும் நிறைவான ஏற்பாடுகளை செய்து பயிர் செய்விக்க முடியும். இதுதான் இயற்கை வேளாண்மையின் அடிப்படை கோட்பாடு. खेती के इस मॉडल को हमें पान इंडिया लेवल पर आगे ले जाना है। मैं राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि वो इस पर विचार करें कि कैसे हम इन प्रैक्टिस को देश के अलग अलग भूभागों में लागू कर सकते हैं। விவசாயத்தில் இந்த மாதிரியை நாம் இந்தியா நடுக கொண்டு செல்ல விரும்புகின்றோம். இதன் மீது கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று நான் மாநில அரசுகளிடம் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன். அதாவது எப்படி இந்த வழிமுறைகளை தேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அமல் செய்வது என்பதை நாம் ஆராய வேண்டும். साथियों, साउथ इंडिया एग्रीकल्चर की एक लिविंग यूनिवर्सिटी रहा है। इसी भूभाग पर दुनिया के सबसे पुराने फंक्शनिंग डैम्स बने। यहां 13th सेंचुरी में कलिंग रायन कैनाल बनी। यहां के मंदिरों के तालाब डिसेंट्रलाइज्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम का एक मॉडल बने। நண்பர்களே, தென்னிந்தியா விவசாயத்தின் ஒரு வாழும் பல்கலைக்கழகமாக இருந்து வருகின்றது. இந்த பகுதியிலே உலகத்தின் மிக பழமையான, இன்றும் கூட செயல்பட்டு வரும் அணைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கே 13ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கலிங்கராயன் கால்வாய் உருவாக்கப்பட்டது. இங்கே இருக்கும் ஆலயங்களில் அமைந்த பரவலாக்கப்பட்ட நீர் பராமரிப்பு முறைகள், குளங்கள், அவை ஒரு மாதிரி ஆயின. इसी धरती ने नदियों के जल को नियंत्रित कर इसे खेती के लिए इस्तेमाल करने का मॉडल दिया। इसी धरती ने हजारों वर्ष पहले इतनी साइंटिफिक वाटर इंजीनियरिंग की है। इसलिए मेरा विश्वास है देश और दुनिया को नेचुरल फार्मिंग में लीडरशिप भी इसी भूभाग से मिलेगी। இந்த மண்ணின் ஓடு நதிகளின் நீரை நெறிப்படுத்தி இதை விவசாயத்திற்காக பயன்படுத்தியது இது ஒரு மாதிரியாக உருவானது. இந்த மண்ணில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அறிவியல் பூர்வமான
நீர் பொறியியல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. அந்த வகையிலே தேசத்திலும் சரி உலகிலும் சரி இயற்கை வேளாண்மைக்காக தலைமை ஏற்பு என்றால் அதுவும் கூட இந்த நிலப்பகுதியிலிருந்துதான் கிடைக்கும் என்பது என்னுடைய அசையா நம்பிக்கை. साथियों, विकसित भारत के लिए एक फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा. நண்பர்களே, வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்திற்காக வருங்கால விவசாய சூழல் அமைப்பினை உருவாக்குவதற்காக நாம் அனைவரும் இணைந்து பணிபுரிய வேண்டும். मैं देश भर के मेरे किसान भाई बहनों को, तमिलनाडु के मेरे किसान साथियों से कहूंगा कि आप 1 एकड़ 1 सीजन से शुरुआत करें. यानी आप एक सीजन में 1 एकड़ भूमि पर अपने खेत में 1 एकड़ एक कोने में नेचुरल फार्मिंग करके देखें. वहां से जो नतीजे मिलेंगे उनके आधार पर आप दूसरे साल और ज्यादा करें, तीसरे साल और ज्यादा करें और आप आगे बढ़े. நான் நம்முடைய தேசத்தின் விவசாயிகளாகட்டும், இங்கே தமிழ்நாட்டின் விவசாய பிரதிநிதிகளாக இங்கே கூடியிருக்கும் வேளாண் துறை சகோதர சகோதரிகளாகட்டும், நீங்கள் அனைவரும் 1 ஏக்கர் 1 பருவம் என்பதிலிருந்து தொடங்குங்கள். அதாவது நீங்கள் ஒரு பருவ காலத்தில் 1 ஏக்கர் நிலத்தில் இயற்கை விவசாயம் செய்வதை தொடங்குங்கள். அதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன பலன்கள், என்ன விளைவுகள் கிடைக்கிறதோ அதை பொறுத்து விரிவாக்கம் செய்யுங்கள் என்று நான் என்னுடைய விவசாய சகோதர சகோதரிகளிடம் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். मैं सभी साइंटिस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी आग्रह करूंगा कि नेचुरल फार्मिंग को एग्रीकल्चर करिकुलम का मुख्य हिस्सा बनाएं. आप गांव में जाकर किसानों के खेत को अपनी लैब बनाएं. हमें हर हाल में नेचुरल फार्मिंग को साइंस बैक्ड मूवमेंट बनाना होगा. இயற்கை விவசாயத்தை வேளாண் பாடத்திட்டத்தில் முக்கியமான பங்காக ஆக்குங்கள். கிராமங்களுக்கு சென்று விவசாயிகளின் வயல்களை உங்களுடைய பரிசோதனை கூடங்களாக ஆக்குங்கள் என்று நான் அனைத்து அறிவியலாளர்களிடமும் ஆய்வு நிறுவனங்களிடமும் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன். நாம் எப்படியாவது நாம் இயற்கை விவசாயத்தை அறிவியல் சார்புடைய இயக்கமாக ஆக்க வேண்டும். नेचुरल फार्मिंग के इस अभियान में राज्य सरकारों और एफपीओज की बड़ी भूमिका और बहुत बड़ी भूमिका है. बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं. இயற்கை விவசாயத்தின் இந்த இயக்கத்திலே மாநில அரசுகள் மற்றும் விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களின் பங்களிப்பு மகத்தானது. கடந்த சில ஆண்டுகளிலே தேசத்தில் 10,000 விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் உருவாகி இருக்கின்றன. एफपीओज के सहयोग से हम किसानों के छोटे छोटे समूह क्लस्टर्स बनाए. वहीं पर सफाई, पैकिंग, प्रोसेसिंग की सुविधा दें और इनेम जैसे ऑनलाइन बाजार से सीधे जोड़े. इससे प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को और लाभ होने की संभावना होगी. விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கங்களின் உதவியோடு நாம் விவசாயிகளின் சின்ன சின்ன குழுக்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அவர்களுக்கு சுத்தப்படுத்தல், பேக்கிங், பதப்படுத்தல் வசதிகளை செய்து தர வேண்டும். மின்னணு சந்தை போன்ற இணையவழி சந்தைகளோடு நேரடியாக இணைக்க வேண்டும். இதன் வாயிலாக இயற்கை வேளாண்மையோடு இணைந்த விவசாயிகளுக்கு மேலும் லாபம் கிடைக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் உண்டாகும்.
जब हमारे किसान का पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान की ताकत और सरकार का समर्थन तीनों जुड़ जाते हैं तो किसान भी समृद्ध होगा और हमारी धरती मां भी स्वस्थ रहेगी। நமது விவசாயிகளின் பாரம்பரியமான ஞானம், அறிவியலின் பலம், அரசாங்கத்தின் ஆதரவு ஆகிய இந்த மூன்றும் இணையும் போது விவசாயிகளும் வளம் பெறுவார்கள், தன்னிறைவு அடைவார்கள். அதோடு கூடவே நம்முடைய பூமி தாயும் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றாள். साथियों, मेरा पक्का विश्वास है ये समिट और खास करके हमारे किसान भाई बहनों ने जो नेतृत्व दिया है, इस समिट से देश में नेचुरल फार्मिंग को एक नई दिशा मिलने वाली है। यहां से नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस निकलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது, மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. அது என்னவென்று சொன்னால், இங்கே ஆர்வத்தோடு இந்த மாநாட்டிலே பங்கெடுப்பதற்காக வந்திருக்கும் வேளாண் பெருமக்களும் சரி, உங்களுக்கு தலைமை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த தகைமையாளர்களும் சரி, இவர்கள் காரணமாக இந்த மாநாடு தேசத்தின் இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஒரு புதிய திசையை காட்டும். இங்கிருந்து உருவாகும் புதிய கருத்துக்கள், எண்ணங்கள் மூலமாக புதிய தீர்வுகள் பிறக்கும். இந்த நம்பிக்கையோடு உங்கள் அனைவருக்கும் பல பல நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।